दोस्तों, अगर आप 90s का किड्स है तो आपने रोटोमैक पेन का नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक ऐसा पेन है जिसका इस्तेमाल आपने भी किया होगा और मैंने भी किया था। मेरे स्कूल टाइम पे ये पेन मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था। तो दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब मुझे पता चला कि इस पेन बनाने वाली कंपनी ने लगभग 3700 करोड़ का स्कैम किया है, तो मेरे लिए तो विश्वास करना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि दोस्तों, ये इतना बड़ा ब्रांड था, इतनी ट्रस्टेड कंपनी थी, इतना बड़ा स्कैम कैसे करेगी। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया और दोस्तों, रिसर्च में मुझे क्या क्या चीज़ें पता चली, सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ये समझ में आ जाएगा रोटोमैक्स कंपनी ने 3700 करोड़ का स्कैम कैसे किया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वेलकम टू द शो। माय नेम इज़ पोरिश एंड यू आर वाचिंग डार्क फाइल्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोटोमैक्स स्कैम के बारे में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि रोटोमैक्स नाम की ये कंपनी आखिर बनी कैसे। क्योंकि जिस कंपनी को हम आज 3700 करोड़ के अलेज्ड बैंक फ्रॉड केस की वजह से जानते हैं, उसकी शुरुआत एकदम अलग कहानी से हुई थी। गुजरात के एक बिजनेसमैन थे मनसुख कोठारी, जो बाद में कानपुर आए और पान मसाला का बिजनेस शुरू किया। उनकी कंपनी पान पराग नाम से पॉपुलर हुई और धीरे धीरे कोठारी फैमिली का बिजनेस काफ़ी बड़ा हो गया। और जब एक बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो बिजनेसमैन के लिए अगला सवाल होता है, अब इस सक्सेस को किसी दूसरे बिजनेस में कैसे यूज़ किया जाए। इसी एक्सपेंशन के दौरान कोठारी फैमिली ने राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के बिजनेस में एंट्री की और 1992 में रोटोमैक्स का नाम सामने आया। लेकिन दोस्तों, रोटोमैक्स की कहानी को समझने के लिए हमें 1999 में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी साल कोठारी फैमिली के बिजनेस में एक बड़ा बदलाव आया। कोठारी फैमिली के दो भाई थे, विक्रम कोठारी और दीपक कोठारी। 1999 में दोनों भाइयों के बीच बिजनेस का बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद विक्रम कोठारी के पास रोटोमैक्स का स्टेशनरी और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट बिजनेस आया, जबकि उसके भाई दीपक कोठारी ने पान पराग वाले बिजनेस को संभाला। यानी अब पान पराग और रोटोमैक्स एक ही फैमिली के अंडर नहीं, बल्कि दो भाइयों के अलग अलग बिजनेसेस बन चुके थे। और अब विक्रम कोठारी के पास सिर्फ एक पेन कंपनी नहीं थी, उसके पास रोटोमैक्स को अपने दम पर एक बड़ा ब्रांड बनाने का पूरा कंट्रोल था। विक्रम ने रोटोमैक्स की ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग पर फोकस किया, सेलिब्रिटीज़ को ब्रांड से जोड़ा गया और धीरे धीरे रोटोमैक्स एक नाम बन गया जो 90s और 2000 के बच्चों को आज भी याद है। लेकिन दोस्तों, किसी को उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि रोटोमैक्स पेन को हम स्कूल में अपनी नोटबुक्स पर चलाया करते थे। कुछ साल बाद इसी कंपनी के नाम 3695 करोड़ का एलिज्ड बैंक फ्रॉड केस सामने आने वाला है। 90s के टाइम में रोटोमैक्स ने एडवर्टाइजिंग पर काफ़ी फोकस किया। धीरे धीरे रोटोमैक्स पेन घर घर और स्कूल बैग्स तक पहुंच गया। मतलब जिस पेन को हम स्कूल में एक नॉर्मल स्टेशनरी आइटम समझकर खरीदते थे, उसके पीछे एक ऐसी कंपनी खड़ी हो चुकी थी जो बिजनेस को काफ़ी बड़े लेवल पर ले जा रही थी। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बिजनेस को और बड़ा करने के लिए कंपनी को बहुत बड़े अमाउंट में पैसों की ज़रूरत पड़ने लगती है। और यहीं से रोटोमैक की कहानी पेन से निकलकर बैंक्स के हज़ारों करोड़ों रुपए तक पहुंचती है। अब यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, किसी कंपनी का बैंक से लोन लेना अपने आप में कोई स्कैम नहीं होता। मान लो आपकी कंपनी को 100 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, आपको माल खरीदना है, पैकिंग करनी है, शिपमेंट भेजना है, लेकिन कस्टमर से पेमेंट आपको बाद में मिलेगी। तो कंपनी बैंक से वर्किंग कैपिटल या एक्सपोर्ट फाइनेंस लेती है। बैंक पैसा देता है, कंपनी माल बेचती है, फॉरेन बायर पेमेंट करता है और उस पेमेंट से बैंक का लोन सेटल होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, बैंक का पैसा बिजनेसमैन में घूमता है और बिजनेस से वापस बैंक के पास आ जाता है। लेकिन सीबीआई के एलिगेशंस के मुताबिक रोटोमैक्स के केस में इसी सिस्टम का मिसयूज़ किया गया। 2008 के बाद रोटोमैक्स ग्लोबल ने अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक से लार्ज क्रेडिट फैसिलिटीज़ लेनी शुरू की। धीरे धीरे 7 बैंक्स का
कॉस्ट्यूमन कंपनी को लोन देने के लगा। इन बैंक से लिया गया प्रिंसिपल अमाउंट करीब 2919 करोड़ था, लेकिन जब इंटरेस्ट और दूसरी लाइबिलिटीज ऐड हुई तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 3695 करोड़ तक पहुंच गया। अब सोचो, एक पेन कंपनी के नाम पर बैंक्स से हजारों करोड़ों रुपए का एक्सपोजर हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, ये पैसा यूज कहाँ किया जा रहा था। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे सिस्टम तक पहुंची जहां एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, फॉरेन कंपनीज और बैंक डॉक्यूमेंट्स का रोल सामने आने लगा। सीबीआई के एलिगेशंस को समझने के लिए चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो बैंक को कंपनी बताती है कि उसे सिंगापुर में वीट एक्सपोर्ट करना है। इस एक्सपोर्ट के लिए बैंक से पैसा लिया गया। नॉर्मल सिचुएशन में ये पैसा वीट खरीदने, शिपमेंट करने और एक्सपोर्ट कंप्लीट करने में लगना चाहिए था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कुछ ट्रांजैक्शंस में एक्सपोर्ट के नाम पर सैंक्शन फंड्स को एक ऑफशोर कंपनी की तरफ डाइवर्ट किया गया और बाद में पैसा वापस रोटोमैक्स के अकाउंट में आया, जबकि अलेज्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और दूसरे केसेस में सीबीआई का एलिगेशन था कि एक्सपोर्ट गुड्स खरीदने के लिए बैंक से लिया गया पैसा उस पर्पस के लिए यूज़ ही नहीं हुआ और एक्चुअल एक्सपोर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यानी कागज़ पर ट्रांजैक्शंस कुछ और दिख रही थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पैसों की एक्चुअल मूवमेंट को ट्रेस कर रही थी। और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इन ट्रांजैक्शंस को एक एक करके देखना शुरू किया तो उन्हें लिमिटेड बायर सेलर्स, सिस्टर कंपनीज और सब्सिडरीज के बीच ट्रांजैक्शंस का पैटर्न भी दिखा। इसी वजह से ये केस सिर्फ लोन लिया और वापस नहीं किया तक लिमिटेड नहीं रहा। इन्वेस्टिगेशन का सवाल अब ये बन गया था कि बैंक्स जो पर्पस बताया गया था, क्या पैसे वाकई उसी पर्पस के लिए यूज़ हुआ। दोस्तों, किसी भी बैंक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डॉक्यूमेंट्स। अगर कंपनी बोलती है कि माल एक्सपोर्ट हुआ है तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बायर्स, सप्लायर्स, शिपमेंट बिल्स और दूसरे ट्रेड रिकॉर्ड्स। लेकिन रोटोमैक्स केस में सीबीआई ने एलिगेशंस लगाए कि बैंक्स को एलिज्ड इनकम्प्लीट या क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर क्रेडिट फैसिलिटीज ली गई और कुछ ट्रांजैक्शंस में फेक डॉक्यूमेंट्स का भी यूज़ हुआ। जब बैंक्स को लोन का पैसा वापस मिलना चाहिए था तब डिफ़ॉल्ट बढ़ने लगे। और यही वो पॉइंट था जहां एक सक्सेसफुल पेन ब्रांड के पीछे का फाइनेंशियल पिक्चर बैंक्स के लिए सीरियस प्रॉब्लम बन गया। पहले अमाउंट को लगभग 800 करोड़ के आसपास बताया जा रहा था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की सीनियरिटी और इन्वेस्टिगेशन के बाद फिगर इंटरेस्ट समेत 3695 करोड़ तक पहुंच गया। अब ये सिर्फ एक कंपनी का लोन डिफ़ॉल्ट नहीं था, 7 बैंक्स का पैसा इन्वॉल्व था और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये देखना था कि आखिर इस पूरे नेटवर्क में पैसा किस तरह मूव हुआ। फरवरी 2018 में सीबीआई ने विक्रम कोठारी और उनकी फैमिली मेंबर्स के खिलाफ केस रजिस्टर किया और कानपुर में सर्चिस शुरू की। उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी एलिज्ड मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ ये जानने तक नहीं थी कि बैंक का पैसा कैसे डिफ़ॉल्ट हुआ, बल्कि एजेंसीज को ये देख रही थी कि एलिज्ड डाइवर्टेड फंड्स का क्या हुआ और क्या उन पैसों से एसेट्स क्रिएट किए गए। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में फॉरेन ट्रांजैक्शंस और एक्सपोर्ट रिलेटेड फाइनेंसिंग को लेकर भी एलिगेशन सामने आए और जब इन्वेस्टिगेटर ने डॉक्यूमेंट, कंपनीज और ट्रांजैक्शंस को कनेक्ट करना शुरू किया तो सामने आया कि केस का स्केल शुरू में सोची गई फिगर से काफ़ी बड़ा था। विक्रम कोठारी और उनके बेटे राहुल को फरवरी 2018 में अरेस्ट किया गया था और बाद में सीबीआई ने चार्जशीट भी फाइल की। लेकिन दोस्तों, रोटोमैक्स की स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे लिए ये है कि जिस ब्रांड को हम बचपन में सिर्फ एक पेन की तरह देखते थे, उसके बीच चल रहा फाइनेंशियल सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड था, इसका अंदाज़ा आम कस्टमर को कभी नहीं था। एक तरफ रोटोमैक्स के एक सक्सेसफुल हाउस होल्ड नेम बन चुका था और दूसरी तरफ बैंक्स के साथ करोड़ों अरबों रुपए के ट्रांजैक्शंस और डिफ़ॉल्टर्स का एक पूरा केस डेवलप हो रहा था। और इसी केस से एक बात बहुत बड़ी समझ आती है, किसी भी कंपनी का बड़ा ब्रांड होना या मार्केट में ट्रस्टेड नाम होना, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर चलने वाली हर फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑटोमेटिकली सेफ है। रोटोमैक्स केस में सीबीआई और ईडी ने जो एलिगेशंस लगाए
उनके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग्स भी हुई है। किसी भी एक्यूज्ड को कोर्ट के फाइनल डिसीजन से पहले लीगली गिल्टी नहीं माना जा सका। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इतने बड़े लोन ट्रांजैक्शन पर बैंक्स को पहले ही कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आ जाने चाहिए थे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज पसंद है जहां सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि पूरी कहानी समझने को मिले, तो डार्क फाइल्स को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।